तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में 1 और on2 फंक्शन की बहुत ही अच्छे से स्टडी कर लिए और इस एक्सरसाइज में हम जितने भी सवाल करेंगे उनमें से ज़्यादातर ऐसे ही होंगे जिनमें हमें किसी भी फंक्शन के बारे में ये डिसाइड करना होगा कि वो दिया गया फंक्शन 1 on2 है या फिर नहीं है। तो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है उसमें लिखा हुआ है कि शो दैट द फंक्शन f r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाय f(x) = 1/x इज़ 1 एंड on2। हमें ये पता लगाना है कि ये जो f(x) = 1/x फंक्शन है ये 1 और on2 है या फिर नहीं है। वेयर r स्टार इज़ द सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ये जो r स्टार है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स का मतलब हुआ कि ज़ीरो को छोड़कर सारे रियल नंबर उसके अंदर लिए जा सकते हैं, बस ज़ीरो नहीं ले सकते, क्योंकि ज़ीरो जैसे लिया जाएगा ना x की जगह तो उससे ये फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/0 वाली फॉर्म यहाँ पर बन सकती है। आगे लिखा है कि इज़ द रिज़ल्ट इज़ ट्रू इफ़ द डोमेन r स्टार इज़ रिप्लेस्ड बाय n। अगर इस डोमेन r स्टार को n से रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब इसकी जगह नेचुरल नंबर आ जाए, तो क्या ये रिज़ल्ट तब भी ट्रू रहेगा? तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है और बड़े ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को लिख देते हैं। हमारा फंक्शन है f(x) = 1/x। हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि ये फंक्शन 1 है या फिर नहीं है। बना हुआ है r स्टार और r स्टार के बीच में, और ये r स्टार किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स को। तो बड़े ध्यान से देखिएगा ज़रा, अगर यहाँ पर 1 है तो उसके लिए वहाँ पर क्या होगा? 1 मौजूद होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 2 है तो उसके लिए वहाँ पर 1/2 होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर 2/3 है तो उसके लिए वहाँ पे क्या होगा? 3/2 होगा, क्योंकि आप यहाँ पे 2/3 रखेंगे तो 2/3 यहाँ पे आएगा, फिर 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/2 आपको वहाँ पर मिलेगा। इसी तरह से आप यहाँ कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि आपने 0.2 लिया तो आपको उसके लिए वहाँ पर मिलेगा 1/0.2। बाद में इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए उधर की तरफ हमें डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है, मतलब अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज हमें मिल रही है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये जो दिया गया फंक्शन है ये क्या है? 1 है। तो हमने एरो डायग्राम की मदद से ये समझ लिया है कि जो भी एलिमेंट यहाँ पे रखेंगे इधर की तरफ, तो उसकी डिस्टिंक्ट इमेज जो है हमें कोडोमेन के अंदर मिलने वाली है। अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज मिलने की वजह से हमारा फंक्शन 1 फंक्शन कहलाएगा। लेकिन अभी क्या है ना, हम ऐसे एग्जांपल देकर इसको नहीं कर सकते। इसके लिए हमारी बुक में एक प्रोसीजर दिया हुआ है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो वो क्या प्रोसीजर होता है इसको हम एग्जाम्पल नंबर 8 में देख सकते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है जो n और n के बीच बना हुआ है, जिसको f(x) = 2x से रिप्रेजेंट किया गया है। हमें प्रूव करना है कि ये 1 होगा लेकिन on2 नहीं होगा। तो 1 प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे f(x1) = f(x2), f(x1) = f(x2). उसके बाद जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी उसको लिखा जाएगा, और अगर एंड में सॉल्व करते हुए आपका x1 = x2 आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा कि आपका जो फंक्शन है वो 1 है। तो इसी प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हुए हम अपने सवाल को 1 प्रूव करने वाले हैं। तो अगले पेज पर लेकर चलते हैं और उस तरीके से इस क्वेश्चन को 1 प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया है कि वी हैव f(x) = 1/x। जो दिया गया फंक्शन है वो f(x) = 1/x है, और जो x लेना होगा वो r स्टार से लेना पड़ेगा। r स्टार का मतलब सारे रियल नंबर हम ले सकते हैं लेकिन ज़ीरो नहीं ले सकते। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे लेट f(x1) = f(x2). मैं उसी मेथड को यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ जो बुक में दिया गया है। अब इसके बाद अगर f(x) की वैल्यू 1/x है तो f(x1) की वैल्यू होगी 1/x1। तो इसी तरह से उधर क्या आ जाएगा? 1/x2। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 = x2 हमें मिल जाएगा। तो इस मेथड में ऐसा ही होता है कि शुरुआत तो करते हैं f(x1) = f(x2) से, और एंड होना चाहिए x1 = x2 से। अगर आपका x1 = x2 आ जाता है सॉल्व करते करते, तो ये साबित हो जाएगा कि आपका जो फंक्शन है वो 1 है। तो इस तरह से हमने लिख दिया कि क्योंकि f(x1) = f(x2) से हमने शुरुआत की थी और हमारा एंड जो हुआ है वो x1 = x2 से हुआ है, तो इससे साबित होता है कि फंक्शन 1 है। और प्रैक्टिकली हमने इसको यहाँ पे देख ही लिया था कि ये 1 किस तरह से है।
अभी हमें ये भी देखना है कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू है कि नहीं है। तो ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होना चाहिए। तो जैसे 1 है वो 1 की इमेज है, 1/2 जो है वो 2 की इमेज है, 3/2 जो है वो 2/3 की इमेज है। तो हम ये देखेंगे क्या यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट छूट तो नहीं गया जो किसी की इमेज ना हो। तो इस फंक्शन को ये देखने के लिए कि ये ऑन टू है या नहीं है, यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेते हैं। जैसे कि अगर इधर 1/2 है तो उसके लिए वहाँ पे 2 है, और इधर अगर 2 है तो इसके लिए यहाँ पे 1/2 होगा। भाई अगर यहाँ पे आप 2 लिखते हैं तो f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो 2 के लिए 1/2 है, इसी तरह से 3 के लिए इधर 1/3 है, और यहाँ पे 1/3 के लिए उधर क्या है, 3 है। तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पर इसके अंदर कोडोमेन के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी वहाँ पर प्री इमेज मौजूद ना हो। मैंने आपको कुछ एलिमेंट चेक करके दिखा दिए, कुछ आप खुद से चेक कर लीजिएगा। हर एलिमेंट का रेसिप्रोकल उधर मौजूद होगा, मतलब यहाँ पे जो आमने सामने एलिमेंट है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। जो यहाँ है उसका रेसिप्रोकल वहाँ होगा, और जो यहाँ पर है उसका रेसिप्रोकल इधर होगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट दिखाई नहीं देता कोडोमेन के अंदर जिसकी डोमेन के अंदर प्री इमेज मौजूद ना हो। तो हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज वहाँ पर मौजूद है। तो इससे साबित होता है कि फंक्शन जो है हमारा वो ऑन टू भी है। 1 तो वो पहले से ही था, वो अब ऑन टू भी साबित हो गया है। लेकिन एग्ज़ाम में आप ये एरो डायग्राम बनाकर नहीं दिखा सकते, ये केवल आपको समझाने के लिए है। इसको करने का तरीका क्या होता है, किसी भी फंक्शन को अगर हमें ऑन टू प्रूव करना हो तो उसके लिए क्या मेथड होता है, ये देखिए आप अगले पेज पर। तो किसी भी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने के लिए आपकी जो सबसे पहली लाइन होगी और जो किसी भी सवाल में बदलेगी नहीं, वो लाइन इस तरह से होगी, लेट y बिलोंग टू r*, यानी कि कोडोमेन। अब यहाँ पे कोडोमेन r* है, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फ़िलहाल जो हमारा फंक्शन है वो r* और r* के बीच में बना हुआ है। इसे एस्ट्रिक भी कहा जाता है, स्टार भी बोलते हैं। तो हमारा जो कोडोमेन है वो क्या है, r* है। तो जो y लिया जाएगा हमेशा कोडोमेन में से ही लिया जाएगा। कई बार ये बदल जाता है, जैसे कि n और z के बीच हो जाएगा, तो कोडोमेन उस केस में क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे y बिलोंग्स टू z, हमेशा यहाँ पर कोडोमेन ही लिखा जाएगा। y जो लिया जाएगा वो हमेशा कोडोमेन में से ही लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप हमेशा ऐसे लिखेंगे f(x) = y। पहले सवाल के बाद के भी जितने सवाल हैं सब में ऑन टू प्रूव करने के लिए ये दोनों लाइनों में कोई बदलाव नहीं होगा। बस ये बदल सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में r* दिया है तो वो लेंगे, नेचुरल नंबर दिया है तो वो लेंगे, जो भी क्वेश्चन में कोडोमेन दिया है वही यहाँ पर लिया जाएगा। अब इसके बाद चलेगी थोड़ी सी कैलकुलेशन। जैसे कि f(x) है, f(x) हमें क्या दे रखा था, 1/x = y। मैं आपको दिखा देता हूँ, f(x) 1/x ही था, ये देखिए ऊपर। तो ये जो हमारा सवाल है ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से x की वैल्यू निकालना काफ़ी आसान है। यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, 1/y होगी। लेकिन कई बार x की वैल्यू निकालना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसके बाद जब भी आप सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमेशा उसको सॉल्व करते हुए आप x की वैल्यू निकालेंगे, और जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो आप एक लाइन लिखेंगे जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो इसके बाद आपको ये लाइनें लिखनी पड़ेंगी, और ये लाइनें भी आपके बिल्कुल सेम रहेंगी, ये भी सेम रहेगा आपका। बस यहाँ पर ये चीज़ें बदलेंगी कि r* की जगह जो भी क्वेश्चन में कोडोमेन या डोमेन दिए जाएंगे वो आ जाएंगे। तो ये लाइन क्या है इसको समझ लीजिए। हमने यहाँ पर लिखा है thus for all y belongs to कोडोमेन there exist 1/y in domain। हमने ये बताया कि कोडोमेन के अंदर मौजूद हर y के लिए डोमेन के अंदर एक 1/y मौजूद होगा। ये हमने अभी देखा भी था पिछले पेज पर। कोडोमेन के अंदर मौजूद हर y के लिए डोमेन के अंदर एक 1/y मौजूद होगा। हर y के लिए डोमेन के अंदर एक 1/y मौजूद होगा। हमने सिर्फ वो लाइन लिखी है। हमने कहा कि हर y जो कोडोमेन के अंदर होगा उसके लिए डोमेन के अंदर एक 1/y ज़रूर मौजूद होगा, और वो इस तरह से होगा कि 1/y को =y लिखा जा सकता है। इसको भी आप देख लीजिए ये कैसे आएगा। ये देखिए x की वैल्यू आई है 1/y, तो यानी कि इस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/y लिख सकते हैं। जब हम इस x की जगह 1/y लिखेंगे तो f1/y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, y के। तो f1/y = y आ जाएगा।
तो ये लाइनें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इनमें केवल हमने ये समझाने की कोशिश की है कि कोडोमेन के अंदर मौजूद हर एलिमेंट के लिए डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर मौजूद होगा। हमने बोला कि कोडोमेन के अंदर हर y के लिए डोमेन के अंदर 1/y मौजूद होगा, और वो इस तरह से होगा कि f1/y की वैल्यू y आ जाएगी। मतलब जो भी नंबर यहाँ पे लिया जाएगा उसका रेसिप्रोकल हमें सामने की तरफ मिल जाएगा। इतना लिखने के बाद आप कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन है। 10 f r स्टार टू r स्टार इज़ एन ऑन टू फंक्शन, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये तरीका होता है किसी भी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने का। अभी हमें इस एक्सरसाइज के बहुत सारे सवाल करने हैं। अगर आपको ये जो मेथड है मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। ऊपर हमने 1/1 प्रूव किया था, किस तरह से किया, और नीचे हमने ऑन टू प्रूव किया और वो किस तरह से किया। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बदलेंगी, हर सवाल में ये ऐसे ही रहेंगे। इस मेथड को पहले सवाल में सीखने में अगर आपको कोई दिक्कत हुई है तो आगे जैसे जैसे हम सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे आप इस मेथड से फैमिलियर होते चले जाएंगे। तो एक बार पूरा सवाल देखिए ज़रा। अभी ये सवाल कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो पहले तो हमें क्या करना था कि हमें ये जो फंक्शन दिया गया था हमें देखना था कि ये 1/1 ऑन टू है या फिर नहीं है। तो वो तो हमने देख लिया था। पहले तो हमने प्रैक्टिकली देखा कि 1/1 के लिए तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होना ज़रूरी है, तो वो थी, इसलिए हमारा फंक्शन 1/1 था। ऑन टू के लिए कोडोमेन के अंदर मौजूद हर एलिमेंट की डोमेन में कोई ना कोई इमेज ज़रूर होनी चाहिए, वो भी था। तो इससे साबित हुआ कि फंक्शन 1/1 ऑन टू दोनों है। लेकिन इसका प्रोसीजर क्या होता है वो आपने यहाँ पे देखा कि अगर आप 1/1 प्रूव करना चाहते हैं तो पहली लाइन लिखेंगे f(x1) = f(x2), फिर उनकी वैल्यू पुट करेंगे, एंड में सॉल्व करते हुए x1 = x2 ज़रूर आना चाहिए, तभी आपका फंक्शन 1/1 कहलाएगा। और ऑन टू के लिए आपको एक y लेना पड़ेगा कोडोमेन के अंदर, और इस तरह से लेना पड़ेगा कि f(x) जो है वो किसके इक्वल हो जाए, y के। फिर f(x) की जो भी वैल्यू होगी उसको आप यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद आप उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि आपका x निकल जाए। इस सवाल में बड़े आराम से निकल गया, लेकिन आगे सवाल थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू होंगे जब हमें x की वैल्यू निकालने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। इसके बाद हमें साफ दिखेगा कि हर y जो मौजूद है किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर, उसके लिए डोमेन के अंदर एक 1/y ज़रूर मौजूद होगा, और वो इस तरह से होगा कि f1/y = y आ जाएगा। इस तरह से हम अपने फंक्शन को ऑन टू भी प्रूव कर पाएंगे। तो सवाल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हमने ये सीख लिया कि 1/1 ऑन टू कैसे प्रूव किया जाएगा। आगे हमारे सवाल में एक बात कही गई है कि अगर ये जो r स्टार है डोमेन का, ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसको रिप्लेस करके क्या बना दिया जाए, n बना दिया जाए, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर बना दिया जाए, तो क्या चीज़ें तब भी सेम रहेंगी या उनमें कुछ बदलाव होगा। इज़ द रिज़ल्ट ट्रू इफ़ द डोमेन दिस इज़ रिप्लेस बाय n। तो पहले हमारा फंक्शन 1/1 ऑन टू दोनों था। अब ये देख लेते हैं कि अगर हमने इसको बदल दिया डोमेन को, तो क्या अब भी हमारा फंक्शन 1/1 ऑन टू होगा या फिर नहीं होगा। तो अब हमारा जो फंक्शन है वो तो सेम है, लेकिन उसका जो डोमेन है वो बदल चुका है। डोमेन पहले r स्टार था, लेकिन अब उसकी जगह वो एक नेचुरल नंबर आ चुका है। कोडोमेन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो अब हमें देखना है कि क्या अभी भी हमारा फंक्शन 1/1 होगा या फिर नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं, एरो डायग्राम बनाते हैं पहले। तो इस बार क्या है ना कि इधर की तरफ r स्टार है, 0 को छोड़कर सारे रियल नंबर, लेकिन इधर सिर्फ नेचुरल नंबर ही होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 1 है तो उसके लिए वहाँ पर क्या है, 1 होगा। अगर यहाँ पर 2 है तो उसके लिए वहाँ पर क्या होगा, 1/2 होगा। अगर यहाँ पर 100 है तो उसके लिए वहाँ पर 1/100 होगा। तो क्या आप ये चीज़ समझते हैं कि डोमेन के हर एलिमेंट के कोडोमेन के अंदर डिस्टिंक्ट इमेज होगी, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज आएगी, चाहे कुछ भी ले लो तुम, और तुम यहाँ पर नेचुरल नंबर के अलावा और कुछ ले भी नहीं सकते, ठीक है। तो हमें साफ दिखाई देता है कि जितने भी एलिमेंट होंगे डोमेन के अंदर, उनकी कोडोमेन के अंदर हमें एक डिस्टिंक्ट इमेज मिलने वाली है। तो साबित होता है कि हमारा फंक्शन 1/1 है, लेकिन लिखने का तरीका वही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेट f(x1) = f(x2), ठीक है। उसके बाद इनकी जो फॉर्मूला होता है 1/x = ये वाला, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x1 = क्या आ जाएगा, x2 लिख देंगे। फिर 10 f is 1/1,
तो पहले तो चेक कर लो कि तुम्हारा फंक्शन 1 1 है या नहीं, और फिर ये कर दो। ये बड़ा आसान होता है, बहुत सिंपल होता है। तो 1 1 तो प्रूव हो चुका है, लेकिन अभी देखते हैं ऑन टू होगा या फिर नहीं होगा अगले पेज पर। तो अब ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये तो हमारा डोमेन है और वो हमारा कोडोमेन है। तो उसके अंदर एक 2 है, वहाँ पर एक 2 है, तो उस 2 की यहाँ पर कोई इमेज है क्या? अब इस 2 की इमेज वैसे तो 1/2 आएगी, लेकिन 1/2 तो एक नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, यानी कि 2 के लिए कोई इमेज मौजूद नहीं है। इसी तरह से और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, जैसे मान लो वहाँ पे हमने ले लिया 3/2, तो उसके लिए क्या यहाँ पे 2/3 मौजूद होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। 2/3 इसके अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर का सेट है, कोई इमेज नहीं है। तो इसका मतलब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं जिनकी यहाँ पर कोई, बल्कि मुझे इमेज के बजाय प्री इमेज कहना चाहिए। इधर बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं कोडोमेन के जिनकी डोमेन के अंदर कोई प्री इमेज मौजूद नहीं है, जबकि ऑन टू होने के लिए हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होना ज़रूरी है। तो हमने अभी कुछ एलिमेंट देखे जिनकी यहाँ पर कोई प्री इमेज नहीं है, और भी इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं। तो इससे साबित होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो बिल्कुल भी ऑन टू फंक्शन नहीं है। हाँ, ऐसो की इमेज तो है, जैसे कि यहाँ पे 1/2 है तो उसके लिए इधर 2 मौजूद होगा, क्योंकि 2 एक नेचुरल नंबर है। लेकिन इन जैसों का क्या करें? तो साबित होता है कि हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। तो देखिए, ये रे डायग्राम बना के दिखाने से आपका काम नहीं चल सकता। ये एक एडिशनल बेनिफिट आपको दे सकता है। आपकी कॉपी चेक करने वाले टीचर को अच्छा लगेगा कि वो इस तरह को ऐसी चीज़ों को देखेगा साइड में बने हुए, लेकिन जो प्रोसीजर है वो तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, जो लिखने का तरीका होता है सवाल को। ठीक है, तो लिखने का तरीका भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे सीधे लिखिए कि कोडोमेन के अंदर कुछ एलिमेंट हैं, जैसे कि 2 हैं, 3/2 हैं, इनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती डोमेन के अंदर, इसलिए हमारा फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इस तरह से ये मैंने लिख दिया है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3/2 है जो बिलोंग करता है यहाँ से कोडोमेन से, लेकिन इसके लिए कोई एलिमेंट नेचुरल नंबर के अंदर, जिसको हमने x से रिप्रेजेंट किया है, ऐसा कोई एलिमेंट नेचुरल नंबर के अंदर मौजूद नहीं है कि fx जो है वो 3/2 के इक्वल हो जाए, क्योंकि 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 होगा जो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए इसकी कोई प्री इमेज मौजूद नहीं होगी, इसलिए f को ऑन टू फंक्शन नहीं कहा जा सकता। और इसे आप रट के मत बैठिएगा, ये लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आप सीधा सिंपल लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हैं कि कोडोमेन के अंदर एलिमेंट हैं इस तरह के जिनकी कोई प्री इमेज डोमेन के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए हमारा फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो अभी हमने देखा कि पहले हमारा फंक्शन ऐसे था, इस तरह से, तब वो 1 1 ऑन टू दोनों था, लेकिन बाद में हमारा फंक्शन ऐसा हो गया, उसका जो डोमेन है वो बदल दिया गया। तो ऐसे केस में हमारे फंक्शन को 1 1 तो था, लेकिन वो ऑन टू नहीं था। तो इन चीज़ों से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, इसलिए सवाल में हर चीज़ को ध्यान से देखा करें। तो पहला सवाल पूरा हुआ, और इस सवाल तो एक ही था, लेकिन इसने हमें बहुत कुछ सिखा दिया जो आगे के सवालों में हमारी मदद करेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टोटल 5 पार्ट हैं, जिनमें से 4th और 5th आपको करवाए जाएंगे, बाकी आप खुद करके देखिएगा, बड़े आसान है। तो सबसे पहले जो फंक्शन हमारे सामने है वो इस तरह से है, fx = x³, और ये फंक्शन n और n के बीच में बना हुआ है, डोमेन भी n है, कोडोमेन भी n है। तो हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है और सर्जेक्टिव है, दोनों है कि नहीं है। और जो फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव होता है उस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। तो चेक कर लेते हैं इसकी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी। सबसे पहले हम बनाएंगे एरो डायग्राम। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे पास दोनों तरफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं तो उसके लिए सामने भी हमारे पास 1 होगा, लेकिन अगर आप 2 लेते हैं तो सामने 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 8। और अगर आप 3 लेते हैं तो उसके लिए वहाँ पर क्या होगा, 27 होगा। तो ऐसे हमें आगे हर एक नेचुरल नंबर के लिए उसका क्यूब सामने मिलता रहेगा। तो साफ दिखाई देता है कि हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज हमें मिलेगी। तो क्लियर है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है। करने का तरीका क्या है देख लीजिए। सबसे पहले तो वही लिखना पड़ेगा कि लेट fx1 = fx2। उसके बाद जो भी फंक्शन है fx = x³ है,
तो यहाँ पर आएगा x1 का क्यूब और उधर आएगा x2 का क्यूब, और जब हम दोनों साइड का क्यूब रूट लेंगे तो x1 = x2 आ जाएगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि अगर आप शुरुआत करते हैं fx1 = fx2 से और एंड करते हैं x1 = x2 से, तो आप ये साबित कर पाएंगे कि आपका जो फंक्शन है वो 1 1 है। लिखेंगे देयरफॉर f इज़ 1 1 और इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिविटी तो चेक हो गई, अब सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं अगले पेज पर। तो ये हमारा फंक्शन है f n to n के बीच में बना हुआ, fx = x³ से वो रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि सर्जेक्टिव है या नहीं है, मतलब कि ऑन टू है या नहीं है। उसके लिए हर एलिमेंट जो इस कोडोमेन के अंदर मौजूद होगा उसकी कोई ना कोई प्री इमेज डोमेन में ज़रूर मिलनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर 4 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ भाई। नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर ही तो होता है 4। अब 4 किसका क्यूब होता है ये भी बता दो मुझे ज़रा, होता है क्या किसी का? तो कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा नहीं होता जिसका क्यूब 4 होता हो, तो इसका मतलब 4 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है। इसी तरह से और भी बहुत सारे नंबर हैं, जैसे कि 8 तो होता है, 2 का क्यूब होता है। चलो मैं लिख देता हूँ 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। लेकिन 10 किसका क्यूब होता है? किसी का भी नहीं होता 10 तो क्यूब। तो बहुत सारे एलिमेंट इधर ऐसे मौजूद हैं जिनकी कोई प्री इमेज डोमेन के अंदर नहीं मिलने वाली। तो इससे साबित होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो एक ऑन टू फंक्शन नहीं है और ना ही वो सर्जेक्टिव है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि 4 जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है यानी कि कोडोमेन से, उसके लिए प्री इमेज कोई मौजूद नहीं है डोमेन के अंदर। 4 के लिए कोई प्री इमेज यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि 4 किसी का क्यूब नहीं होता। और ये भी लिख दिया कि सच दैट fx = 4 और fx की वैल्यू क्या थी? x³ = 4। तो इसका मतलब x इज़ द क्यूब रूट ऑफ 4 आएगा, जो कि बिलोंग नहीं करेगा n से यानी कि डोमेन से। इस तरह से आप पूरा बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। एंड में लिख दीजिएगा कि thus f इज़ नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू, f जो है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो पहले तो यहाँ पे चेक कर लो ऐसे, और उसके बाद बस ऐसे करके लिख दो। तो सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान है और उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ भी रहे होंगे। एक और पार्ट देख लेते हैं इसका, 5th पार्ट। इसके बाद आता है 5th पार्ट। तो 5th पार्ट में आप देख रहे होंगे कि फंक्शन तो सेम ही है, fx = x³ लिखा हुआ है, लेकिन ये बदल दिए गए हैं। डोमेन और कोडोमेन को चेंज कर दिया गया है। पहले यहाँ पे n और n लिखा हुआ था और अब यहाँ पर z और z लिखा है। z का मतलब इंटीजर से है। और अब देखते हैं कि क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा या फिर नहीं होगा। एरो डायग्राम फिर से बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर 1 है तो उसके लिए वहाँ पर भी 1 है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। ऐसे ही -1 है तो -1 का क्यूब क्या होगा? -1 होगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे 2 लेते हैं तो उसके लिए 8 है वहाँ पे, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। और ऐसे ही अगर आप -2 लेंगे तो -2 का क्यूब क्या होगा? -8 होगा। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज वहाँ पर मौजूद होगी। लेकिन अगर किसी वजह से यहाँ पे स्क्वायर होता तो क्या होता कि 1 की इमेज तो 1 बनती, साथ ही साथ -1 की इमेज भी +1 बन जाती। 2 एलिमेंट की सेम इमेज बन जाती, तो फिर ये फंक्शन 1 1 नहीं कहलाता। ऐसा ऊपर के पार्ट्स में आपको मिलेगा। फिलहाल हमें साफ दिख रहा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज है, इसलिए हमारा फंक्शन 1 1 है। साइड में लिख देते हैं। तो बिल्कुल सेम वैसे ही चलेगा। लेट fx1 = fx2 x1³ = x2³। क्योंकि fx x³ के इक्वल था तो x1 की जगह x1 का क्यूब आ जाएगा। क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो x1 = x2। देयरफॉर f इज़ ऑन टू या फिर इंजेक्टिव। अब सर्जेक्टिव के लिए चेक कर लेते हैं, मतलब कि ये ऑन टू है या नहीं है। अब इधर 1 है, इधर 1 है तो उसके लिए इधर 1 मौजूद है, लेकिन इधर जैसे कि 2 है तो 2 किसका क्यूब होता है? किसी का भी नहीं होता। ऐसा कोई इंटीजर है ही नहीं जिसका क्यूब 2 होता हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि 4 है। 4 किसका क्यूब होता है? किसी भी इंटीजर का क्यूब 4 नहीं होता। ऐसे ही वहाँ पर 7 है, 7 किसका क्यूब होता है? किसी का भी नहीं होता। हाँ 8 ज़रूर क्यूब होता है 2 का, वो तो वहाँ पे लिखा हुआ है ही। तो बहुत सारे इंटीजर्स ऐसे होंगे कोडोमेन के अंदर जिनकी डोमेन में कोई प्री इमेज मौजूद नहीं होगी।
इससे साबित होता है कि अभी भी हमारा फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि एक 7 है जो कोडोमेन से बिलोंग करता है, उसके लिए डोमेन के अंदर कोई प्री इमेज नहीं है, नो प्री इमेज इन Z यानी कि कोडोमेन। डोमेन भी Z है, कोडोमेन भी Z है। और उसके बाद हमने लिखा कि f(x) = 7 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो x³ = 7 होगा और x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो √7 होगी, जो कि बिलोंग नहीं करता Z से यानी कि डोमेन से। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि f इज़ नॉट सर्जेक्टिव। तो लिखने का तरीका लगभग एक जैसा सही है, बस डोमेन और कोडोमेन या फिर जो फंक्शन है उस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बदल जाती हैं। उम्मीद है कि आप 1.1 और 1.2 के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आज बस हम इतना ही करेंगे, बाकी बचे हुए पार्ट्स जो हैं वो आप खुद करके देखिएगा। अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे, तब तक आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि अगला लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आए। वीडियो अगर पूरी आपको समझ में आ गई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।